अगर आपसे कहा जाए कि इजराइल में एक ऐसी सुनामी आ चुकी है जो सिर्फ घर ही नहीं बल्कि लोगों के दिमाग भी तबाह कर रही है। एक ऐसी सुनामी जिसे ना तो मीडिया ने दिखाया ना ही इसको सरकार मान रही है, लेकिन लाखों लोग जो है चुपचाप उस सुनामी से लड़ रहे हैं। तो ये सुनामी है मानसिक स्वास्थ्य की, और इसे जन्म दिया है इजराइल और गाजा युद्ध ने। आज हम इसी पूरी टॉपिक को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों। तो युद्ध जो होता है वो सिर्फ एक सरहदों पर ही नहीं लड़ा जाता, बल्कि कभी कभी सबसे बड़ी जो लड़ाई होती है वो इंसान अपने दिमाग के अंदर लड़ रहा होता है। तो हाल ही के अभी जो एक रिपोर्ट जारी की गई थी हमास हमले के बाद, जो इसराइल है उसमें पीटीएसडी अवसाद चिंता लगभग दोगुनी हो चुकी। तो ये 2024 की रिपोर्ट है, हालांकि अभी लेटेस्ट रिपोर्ट भी जारी की गई थी। तो जो इस बार जो मैदान जंग है वो इसराइल का हर घर, हर परिवार, हर सैनिक वो इस लड़ाई से लड़ रहा है। तो आज की जो रिपोर्ट वो क्या बताती है कि युद्ध के बाद इसराइल में अवसाद कितना बढ़ चुका है, चिंता, नींद की बीमारी फैल चुकी है, व्यसन इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि जो एक्सपर्ट्स हैं इसे मानसिक सुनामी का नाम दे रहे हैं। यानी कि हमारे दिमाग में जब कुछ ऐसे थॉट्स आने लगे जिससे हमारे दिमाग को कोई भी रेस्ट ना मिले, तो उसको हम मेंटली एक तरह से सुनामी का नाम देते हैं। अब देखिए इसराइल में क्या कुछ हो रहा है अभी। हालांकि ये भी जो है हमें पता है कि जो इसराइल और गाजा का अभी हाल ही में सीज फायर का एक तरह से एक बयान सामने आया कि इनका जो है सीज फायर हो चुका है, लेकिन सीज फायर होने के बाद भी जो लोग हैं वो किस चीज से लड़ रहे हैं। तो देखिए किसी भी देश की जो जनता होती है या फिर हम अगर उस पॉपुलेशन की बात करें तो वो उस देश का सबसे बड़ा खजाना होता है। और अगर पॉपुलेशन पर ही कुछ ऐसे संकट, ऐसी समस्याएं आने लगे तो हम ये कह सकते हैं वो देश तरक्की की तरफ नहीं बल्कि एक तरह से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो रहा है। तो इसराइल में आज हर तरफ डर, अनिश्चितता, लगातार तनाव हर जगह पर ही छाया हुआ है। सायरन की आवाजों से लेकर एयर अटैक के अलर्ट जारी हो रहे हैं। लोग हर दिन मानो ये बचा हुआ एक और दिन जी रहे हैं, यानी कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक दिन ही बचा है जिसको हम जी रहे हैं, हम जिसको स्पेंड कर रहे हैं। रिपोर्ट क्या बताती है कि डिप्रेशन केसेस कभी ना देखी गई गति से बढ़ रहा है, यानी कि जो गति कभी भी आज से पहले नहीं देखी गई, इतने ज्यादा डिप्रेशन केसेस सामने आ चुके हैं। एंजाइटी ने युवा बच्चों दोनों को इतना ज्यादा जकड़ लिया। यहाँ पर युवा तो एंजाइटी से ग्रस्त है, इनके साथ ही बच्चे भी इस चीज से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। लोग पीटीएसडी की शुरुआती लक्षण दिखा रहे हैं। और सबसे खतरनाक होता है व्यसन। व्यसन मीन्स अल्कोहल, ड्रग्स पर डिपेंडेंसी, यानी कि लोग है वो सबसे ज्यादा ड्रग्स लेना शुरू कर रहे हैं, यानी कि ड्रग्स के बिना उन्हें लगता है कि उनकी कोई लाइफ ही नहीं है। इनका जो हम बात करें जब इसके ग्राफ की, वो तेजी से बढ़ता नजर आ रहा है। मानव युद्ध जो है वो सिर्फ सीमा पर ही बल्कि मन के अंदर भी जारी हो रहा है। तो मानसिक स्वास्थ्य संकट की जो चेतावनी ये रिपोर्ट के द्वारा बताया गया। 8 प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संगठनों ने, यानी कि जो मेंटली हेल्थ के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इजराइल सरकार को चेतावनी यानी कि अलर्ट जारी कर दिया कि मानसिक बीमारी की जो महामारी है वो सुनामी का सामना कर रहा है, जिसकी गहराई और पैमाना कभी भी आज से पहले नहीं देखा गया था। अवसाद चिंता में बढ़ोतरी हो रही है। येडी जो एन एहरोनॉथ की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 2024 में इसराइल में अवसाद यानी कि डिप्रेशन, एंजाइटी, उनके निदान की दर 2013 की तुलना में लगभग दुगनी हो चुकी। मान लीजिए अगर 2013 में 100 केसेस थे तो आज 2024 में जो है 200 केसेस आए थे, दुगने होकर। इसके साथ ही पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसके मामलों में भी तेजी से वृद्धि हुई। 2023 से लेकर 24 तक हर महीने में नए लोगों में पीटीएसडी के निदान में लगभग 70%, यानी कि हर एक महीने में 70% नए केस आए हैं, यानी कि नए लोगों में। इसके बाद मानसिक हेल्पलाइन चिकित्सा देखभाल की मांग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। क्राइसिस हेल्पलाइंस को मिलने वाले जो कॉल्स है वो भी 6 गुना बढ़ चुके हैं, यानी कि इतनी ज्यादा समस्या है कि लोग 6 गुना ज्यादा कॉल्स कर रहे हैं कॉल सेंटर्स पर, यानी कि जो चिकित्सा देखभाल होते हैं उनमें। मानसिक स्वास्थ्य सेवा यानी कि थेरेपी की भी डिमांड बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े क्या बता रहे हैं कि 7 अक्टूबर के बाद से थेरेपी में जो हम वृद्धि देखें तो 25% जो उसकी डिमांड बढ़ चुकी है। शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी की संख्या बहुत बड़ी है। रिपोर्ट में क्या कहा गया कि 2022 में 3500 मामले, 2024 में 20,000 हो गए थे, यानी कि 471%।
दोस्तों ये कोई आम आंकड़ा नहीं है, ये कोई सिर्फ एक नंबर नहीं है। 471% मामले बढ़ जाना किसी भी देश में, तो ये कोई भी अच्छी बात नहीं है, या फिर हम इसको कोई भी डेवलपमेंट की बात नहीं कह रहे, या फिर हम इसको शांति का नाम नहीं दे सकते। इसके साथ ही उसे मार यानी कि नशा, व्यसन, इन सभी में भी बहुत ज्यादा बढ़ावा हुआ। इजराइल का जो सेंटर ऑन एडिक्शन बना हुआ है, आईसीए की रिपोर्ट क्या कहती है, उच्च जोखिम यानी कि हाई रिस्क पदार्थ यूज, जिसमें शराब, कैनाबिस, प्रिस्क्रिप्शन दवाई जो है युद्ध के दौरान और ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके साथ 2022 में अनुपात सिर्फ 22.7% था, लेकिन दिसंबर में 2023 में बढ़कर 26.1% हो चुका है। और लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो एक्सपर्ट वो क्या कहते हैं, जिन्होंने रिपोर्ट जारी की है, युद्ध संबंधी जो ट्रॉमा है, तनाव है, नशे की प्रवृत्ति को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि लोग इससे तत्कालिक राहत पाने की कोशिश कर सकते हैं। यानी कि लोग क्या कर रहे हैं कि अगर किसी को बहुत ही ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन है, तो वो तत्कालीन नशा, ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट होकर उससे थोड़ा राहत पा सकता है। यानी कि ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। इसके साथ एक और रिपोर्ट में जो प्रोफेसर मेराव रॉट है, उन्होंने क्या कहा कि अब हर 4 में से एक व्यक्ति को 25% व्यसन के जोखिम में है। इसके साथ ही और क्या संकेत मिले हैं इजराइल में, मानसिक संकेत, इसमें लगातार शोक यानी कि परसिस्टेंस जो ग्रीफ होता है, यानी कि दुख महसूस करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया लगभग आधे से ज्यादा जो इजरायली हैं उनमें ये भावना देखी गई है। इसके साथ ही स्लीप डिसऑर्डर्स भी है, जो युद्ध के दौरान सोने की समस्या लगभग 19% बढ़ चुकी है। कुछ रिपोर्ट और क्या कहती है, सार्वजनिक भरोसा टूट रहा है, परिवार टूट रहे हैं, दीर्घकालिक सामूहिक ट्रॉमा बढ़ रहा है, और आने वाली पीढ़ियों को भी इस चीज से इफेक्ट हो सकता है। इसके साथ ही इसमें कारण अगर हम समझे तो मनोवैज्ञानिक संसाधनों की कमी भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इजराइल में जो थेरेपिस्ट जो है, मनोचिकित्सक और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों की कमी है, इसलिए जितनी अधिक जरूरत बन रही है उतनी ही सेवाएं उपलब्ध नहीं है, जिससे और ज्यादा स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि जब 2022 से लेकर 23 में ये जो इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ी थी, उस समय पर अगर उन्हें उतनी सप्लाई, अगर उन्हें उतना मतलब कि चिकित्सा की सहायता मिल जाती, तो हो सकता है आज जो मामले थे वो कम होते, लेकिन आज जो मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और क्या कारण है, युद्ध तो सबसे बड़ा कारण हम मान सकते हैं, क्योंकि हमें पता है करीब 3 साल से ज्यादा ये युद्ध चला है। 3 साल से ज्यादा यानी कि काफी लंबे समय से युद्ध चल रहा है, और लोगों में जो है खुद अपने परिवार को खोने का डर, खुद की जान जाने का डर, उसके अलावा उनकी जो संपत्ति, उनकी जो प्रॉपर्टी बनाई थी उनका नष्ट होने का डर, तो इन सभी से लोगों के माइंड में, या फिर कोई भी व्यक्ति है, जरूरी नहीं कि हम इजराइल की बात करें, अगर हम किसी और भी प्लेस की बात करें, तो हर व्यक्ति को अपने परिवार, अपना आपका और खुद की जो फैमिली होती है, या फिर खुद की एक तरह से जो संपत्ति होती है, यानी कि जो प्रॉपर्टीज होती है, उनको खोने का डर सबसे ज्यादा रहता है। तो इसी चीज को लेकर ही लोगों के मन में जो ट्रॉमा बन जाता है। यह जो मनोस्वास्थ्य सुनामी बहुत हद तक इजराइल गाजा विवाद युद्ध की वजह से तनाव, ट्रॉमा बन रहा है, लोगों को काफी ज्यादा वहां पर टॉर्चर भी किया जा रहा था। लंबी अवधि का यह संघर्ष है, काफी लंबे समय की जो स्थिति है, असुरक्षा, लॉन्ग टर्म मानसिक दबाव ने लोगों को मनोस्थिति का बहुत प्रभावित किया। इसके साथ ही युद्ध ट्रॉमा से उत्पन्न तनाव, लोग जो है नशे, जिसमें अल्कोहल, दवाइयों का यूज कर रहे हैं, क्योंकि नशे से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन ये समस्या को और ज्यादा गहरा करती है। यानी कि इसको इमीडिएट हम एक तरह से इसको हम मान सकते हैं कि इमीडिएट ट्रीटमेंट है, हालांकि ये लंबे समय के लिए अगर हम इसको देखा जाए तो खतरनाक होता है। स्वास्थ्य प्रणालियों में तैयारी की कमी है, युद्ध की तीव्रता, अप्रत्याशितता ने इजराइल की जो मौजूदा मानसिक स्वास्थ्य सुविधा पर भारी दबाव डाला। यह प्रणाली शायद इतनी जो जल्दी है बनने में सक्षम नहीं हो पाएगी। इसके अलावा लगातार हमने देखा ही है, जो आंकड़े लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। 2024 में जो है 2013 के 50% ज्यादा हो चुके हैं। इसके साथ ही 2023 से 24 यानी कि एक साल में 70% जो है मामले बढ़े हैं मानसिक निदान के, जिसमें 23,600 नए रोगी शामिल किए गए, यानी कि उनकी एक तरह से डेटा सामने आया। 2018 से 10% से बढ़कर 25% तक हो चुका है। और जो विशेषज्ञ है वो क्या कहते हैं, ये एक तरह से भयावह वृद्धि देखी गई है, आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। इसके साथ ही 7 अक्टूबर हमलों से प्रभावित 50% लोग अभी भी संघर्षरत है, यानी कि अभी भी वो कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं। आबादी में 20% लोगों में गंभीर कार्यात्मक हानि हो चुकी है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा,
कि अगर किसी भी देश में ऐसा कुछ होता है या फिर ऐसी कोई समस्या बन जाती है, उस देश की सबसे ज्यादा क्या है, पॉपुलेशन इफेक्ट होती है, जो कि उस देश की सबसे बड़ी एक तरह से संपत्ति होती है। यानी कि हम संसाधन रिसोर्सेज की बात करें, क्योंकि पॉपुलेशन क्या होता है, किसी भी देश के रिसोर्स होते हैं। अगर रिसोर्सेज को ही इतना ज्यादा इफेक्ट होना पड़े, इतनी ज्यादा उनमें प्रॉब्लम्स आने लगे, इट मीन्स कि उस कंट्री के जो रिसोर्स है वो कहीं ना कहीं बेकार या फिर खराब हो रहे हैं। अब अगर हम देखें इस सोर्स के रिपोर्ट के सोर्स क्या हैं, जो हम रिपोर्ट आपके सामने लेकर आए, तो इजराइल जर्नल ऑफ हेल्थ पॉलिसी रिसर्च के द्वारा ये सब कुछ कहा गया। इसके साथ ही जो मानसिक स्वास्थ्य के विशेषज्ञ एक्सपर्ट है, उनके द्वारा भी कुछ अलर्ट जारी किए गए हैं। तो इस चेतावनी में क्या कहा उन्होंने कि कॉल वॉल्यूम हेल्पलाइन थेरेपी की मांग बहुत बढ़ गई थी, जिससे ये पता चलता कि इन लोगों में जो मानसिक बीमारियां वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही। इसके साथ ही येडियोथ एहरोनॉथ के आंकड़े जो है उनका हवाला दिया गया, यहाँ पर ऐसी रिपोर्ट है। इसके साथ ही अलग अलग जो टाउब सेंटर की जो चेतावनी, उससे हमें पता चला कि ये आंकड़े कितने बड़े हैं, तो लोगों में क्या क्या इसके इफेक्ट हो सकते हैं। इसके साथ अब हम अगर देखें थोड़ा इजराइल और गाजा की जो युद्ध मतलब कहाँ से शुरू हुआ था, इनकी जो जड़ें हैं इतिहास की काफी पुरानी, इनमें जो संघर्ष काफी पुराना इतिहास से चल रहा है। इजराइल पैलेस्टीन का संघर्ष जो है बहुत पुराना है। इसके जड़ ब्रिटिश मैंडेट यानी कि ब्रिटिश शासन के समय से, जबकि यूएन ने 1947 में फिलिस्तीन को दो हिस्से में बांटने की योजना बनाई थी, यहूदी और अरबों में। 1948 में इजराइल की स्थापना, उसके बाद अरब इजराइल का युद्ध होता है। बहुत से जो फिलिस्तीन है वो रिफ्यूजी बन जाते हैं। 1967 में 6 दिवस का युद्ध चलता है। इजराइल ने गाजा पट्टी वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद गाजा पट्टी जो है, अगर हम गाजा पट्टी की बात करें तो जब हम देखते हैं तो ऐसा कुछ मैप बना हुआ है इजराइल का, तो लगभग ऐसा ही है। तो यहाँ पर इस तरह से ये एक छोटी सी पट्टी, इसको गाजा पट्टी कहा जाता है, यानी कि यहाँ पर जो है फिलिस्तीन लोग रहते हैं। तो गाजा एक तटीय इलाका, बहुत घना आबादी वाला, पिछले दशकों से काफी लंबे समय से यहाँ पर संघर्ष चल रहा है। 2007 में हमास यहाँ पर जो है सत्ता में आ जाता है, यानी कि हमास की यहाँ पर एक तरह से सरकार बन जाती है। सरकार तो क्या, खैर एक तरह से वो पूरा इसका लीडर बन जाता है। इसके बाद इसराइल ने गाजा पर नाकाबंदी यानी कि ब्लॉक लगा दी, सीमा नौसैनिक हवाई निगरानी के जरिए। इसके बाद मुख्य युद्ध हुए, संघर्ष का दौर चला है 2008 से 9 के बीच। ऑपरेशन कास्ट लीड हुआ था। ऑपरेशन ने बड़ी हवाई जमीनी कार्रवाई की थी। इसके साथ ही 2014 का गाजा युद्ध होता है, जिसमें इजराइल गाजा के जो विद्रोही उनके बीच काफी ज्यादा लड़ाई हुई। और अगर हम सबसे बड़े युद्ध की बात करें तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अचानक हमला किया था, जिसमें रॉकेट हमले हुए थे और सीमा पर घुसपैठ भी शामिल हुई थी। लेकिन उसके बाद जब इजराइल शुरू हुआ तो उसने फिर चुप होने का नाम नहीं लिया था। इसके बाद जो इजराइल ने गाजा पट्टी पर बड़े पैमाने पर अभियान शुरू कर दिए, जिसमें हवाई हमले, जमीनी आक्रमण, नाकाबंदी भी शामिल थी। उसने नाकाबंदी भी कर ली थी। 2025 में मार्च में इजराइल ने ऑपरेशन माइट एंड स्वॉर्ड नाम का बड़ा हमला किया, जिसने एक पहले के युद्ध विराम को तोड़ दिया था, यानी कि पहले भी इनमें एक सीज फायर हो चुका था, फिर उसको इसके जरिए खत्म कर दिया। उत्तर गाजा में गहन नाकाबंदी भी हुई। वहीं पर कई रिपोर्ट्स ने क्या कहा कि नागरिकों को निकलने, सहायता मिलने में भारी बाधा हो रही थी। इसके साथ जनवरी 2025 में युद्ध विराम लागू हुआ था। हालांकि अभी भी अगर हम बात करें, अक्टूबर में भी युद्ध विराम सीज फायर लागू किया गया। अब देखिए इस युद्ध के प्रभाव क्या पड़ सकते हैं, यानी कि अगर हम इस मानसिक सुनामी की बात करें तो इसके प्रभाव अक्सर क्या होंगे। अब देखिए इसमें हम अगर देखिए सेना और आम नागरिक, तो इस दोनों में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा। सबसे गंभीर जो असर रहेगा सैनिक, रिजर्व फोर्स, युद्ध क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, परिवार, उनमें सबसे ज्यादा इनका इफेक्ट देखा गया। बहुत से लोग क्या कह रहे हैं, हम युद्ध झेल सकते हैं, लेकिन दिमाग की ये जो जंग उनके दिमाग में चल रही है ये और ज्यादा भारी है। इसके अलावा बच्चे हर अचानक आवाज से डरने लगे, इमीडिएट जो भी वॉइस एकदम से आती उससे उन्हें डर लगने लगा। माता जो है वो पूरी रात भर नहीं सो पा रही हैं। इसके साथ ही जवान जो है बाहर खड़े हुए मतलब लड़ते नजर आ रहे हैं, वापस अंदर आकर अंदर की लड़ाई से टूट रहे हैं। यानी कि बाहर तो वो सेना एक तरह से बॉर्डर पे तो लड़ ही रहे, लेकिन उसके बाद फिर घर आकर फिर अपने घर में अपने जो दिमाग की लड़ाई उससे भी ये सामना कर रहे हैं। इसके साथ बहुत बड़ी संख्या में जो गाजा के नागरिक है उनको हताहत पहुंच रहा है, विस्थापन हो चुका है, डिप्लेसमेंट बहुत बड़े लेवल पर, बड़ी आबादी जो अपने घर छोड़ चुकी है। इसमें स्वास्थ्य, भोजन, पानी और जो बुनियादी जरूरतें हैं
उनकी कमी हो रही, निर्माण सामग्री जिसमें सीमेंट, उनकी पहुंच में कठिनाई हो रही है, जिससे गाजा के पुनर्निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है। हालांकि जब ये सीज फायर हुआ था उसमें जो ट्रंप थे उन्होंने ये भी एक पॉइंट दिया था कि गाजा का जो है पुनर्निर्माण किया जाएगा, और निर्माण में जो है एक उन्होंने बोर्ड बनाया था, और बोर्ड में जितनी भी कंट्रीज शामिल थी वो सभी इसमें हेल्प करेंगी फिर से फिलिस्तीन को, यानी कि गाजा को फिर से रीबिल्ड करने में। इसके अलावा राजनीतिक कानूनी मुद्दे क्या रहेंगे। कुछ लोग क्या कहते हैं कि इजरायली कार्रवाइयों पर नरसंहार का आरोप भी लगाया, यानी कि चेतावनी दी है। संघर्ष के अलावा और क्या पता चलता है, इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि इजराइल को लगता है कि वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है, जबकि फिलिस्तीन पक्ष जो है उनका दावा है कि उन्हें अपनी आजादी और राज्य हक चाहिए, यानी कि उन्हें अपनी एक तरह से जो भी उनकी आजादी लिबर्टी है वो मिलनी चाहिए। इसके साथ ही लंबे समय से ओस्लो समझौते जैसे कि शांति प्रयास हुए, लेकिन बड़े मसले जैसे कि बस्तियां, सेटलमेंट्स, यरूशलेम की जो स्थिति है, वापसी का अधिकार है, राइट ऑफ रिटर्न अभी भी बहुत ही विवादित है। दोस्तों ये जो लड़ाई है ना मेन तौर पर ये यरूशलेम को लेकर है, यानी कि यहाँ पर जो यहूदी हैं वो इसको अपना एक तरह से धार्मिक स्थल मानते हैं, इसमें जो ईसाई हैं वो अपना धार्मिक स्थल मानते हैं, और जो अरब लोग हैं यानी कि जो फिलिस्तीन है वो इसको अपना धार्मिक स्थल, मुस्लिम जो है, अरब मीन्स कि मुस्लिम, तो इसको अपना धार्मिक पवित्र स्थल मानते हैं। तो इन तीनों के बीच लगातार यह संघर्ष चल रहा है इसी कारण। इसके बाद चुनौतियां और सिफारिश क्या है इन समस्या की। स्वास्थ्य सेवाओं का पतन हो रहा है, मनोरोग सुविधाएं जो है क्षतिग्रस्त, दवाइयों की कमी हो रही है, विस्थापन से जो सामुदायिक समर्थन है, यानी कि जो समुदाय आपस में कम्युनिटीज का जो समर्थन था वो टूट रहा है, और डर ने थेरेपी को और ज्यादा कठिन बनाया है। स्थानीय जो कार्यकर्ता उनकी कमी हो रही, जो एक्टिविस्ट है, विदेशी हस्तक्षेप भी अभी सीमित है। हालांकि इजराइल की तरफ किसी ने भी इतना ज्यादा मतलब उसको आंख उठाकर नहीं कहा। हालांकि यहाँ पर अगर हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, यूएन की बात करें, उसके साथ और जितने भी संगठन है उनके द्वारा तो सिफारिशें क्या की जा रही हैं इसमें, तो WHO और जो UNRW है उन्होंने तत्काल युद्ध विराम हालांकि हो चुका है, लेकिन फिर भी ऐसे समस्याएं सामने आ रही हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही एक न्यूज आ रही थी कि उसमें जो इजराइल है उसने फिर से गाजा में जो है फायरिंग शुरू कर दी है। स्थानिक नेता को शामिल करके समुदाय आधारित हस्तक्षेप, लंबे समय के लिए पुनर्निर्माण की डिमांड करते हैं। GCMHP ने 134 सुरक्षा स्थानों की स्थापना की सिफारिश कर दी है। जैसे कि हिशाम अल मतलौल जो गाजा मेंटल हेल्थ डायरेक्टर है, उन्होंने समग्र दृष्टिकोण पर भी जोर दिया है जिसमें शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य एकीकृत हो सके। तो विशेषज्ञ जो है एक्सपर्ट्स क्या चेतावनी दे रहे हैं कि शुरुआत, ये सिर्फ अभी शुरुआत है, जो मानसिक बीमारी, मानसिक सुनामी है। अगर हालात ऐसे ही रहते तो इजराइल आने वाले महीनों में पूरी तरह से मानसिक स्वास्थ्य जो है मानसिक स्वास्थ्य आपातकाल में जा सकता है, क्योंकि युद्ध के घाव जो शरीर पर नहीं बल्कि रूह पर सबसे गहरे पड़ते हैं। दोस्तों युद्ध के हथियारों से ज्यादा खतरनाक होता है उनका मानसिक असर। क्या आपको लगता है कि दुनिया इन अदृश्य जख्मों को गंभीरता से ले रही है? तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।